Hi guys, here I am back with my new video, and this video is generally for first year students of BTech. In this video I am going to tell you about study flow energy equation. हाँ जी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये बहुत ही मेन टॉपिक है अगर हम देखें सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जामिनेशन जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें भी बहुत यूज़ होती है ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इट इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. होते हैं 3 लॉ होते हैं थर्मोडाइनमिक्स के, तो ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो टुडे आई शो यू हाउ टू डिराइव स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है? देखो, जब मैं ओपन सिस्टम बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कोई भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडी है, सपोज वो डिफरेंट टेम्परेचर पे है. तो हमेशा एक बॉडी, अगर हम थर्मोडाइनमिकली कॉन्सेप्ट को देखें, थर्मोडाइनमिक वे में देखें, तो कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी से दो चीज़ों में इंटरैक्ट करती है, या फिर वो हीट के टर्म में इंटरैक्ट करती है या फिर वो वर्क के टर्म में इंटरैक्ट करती है. तो जो हमारे ये जिस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एनर्जी के टर्म में भी इंटरैक्ट करेगी एज वेल एज मास के टर्म में भी इंटरैक्ट करेगी. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू show you how to derive it, how to derive SFEE, study flow energy equation. So let's get started. हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम. यहाँ पर से मैंने थोड़ा बहुत पहले से डायग्राम बनाया हुआ है ताकि थोड़ा हमारा टाइम बच जाए. तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर शो करता है इसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है. मतलब इन दोनों की टर्म, इन दोनों में हीट और वर्क का इंटरेक्शन कैसे होता है वो SFEE बताता है, जो डेरिवेशन हम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो उसके करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ पॉजिटिव. क्या बोला मैंने? वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव. तो यहाँ पर से जो सिस्टम वर्क करेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम dW/dt से, W/dt से, एंड जो हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को उसको रिप्रेजेंट करेंगे ΔQ/ΔT से. ठीक है, कोई भी इक्वेशन को डराइव करने से पहले हम कुछ एजम्पशन ले लेते हैं. ठीक है, मैंने कहा था कि एनर्जी और वर्क की टर्म में इंटरेक्ट करेगा, तो कुछ एजम्पशन ले लेते हैं कि कौन कौन सी एनर्जीज, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी जिसको चलते हुए, जिसको लेते हुए हम अपना इक्वेशन डराइव करेंगे. तो लेट अस कंसिडर U1 है आपका स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट अ सेक्शन 11 सेक्शन पे कितना इंटरनल एनर्जी है हमारा, वो U1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्मॉल v1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम, वही एट सेक्शन 11. P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम प्रेशर एट सेक्शन 11. कितने प्रेशर से कोई भी फ्लूइड आ रहा है या फिर गैस आ रही है, कितने प्रेशर से आ रही है. और यहाँ पर V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 11. कितनी वेलोसिटी से वो आ रहा है. देखो, स्मॉल v रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम और बड़ा वाला v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों v के बीच में. सिमिलरली क्या होगा? हाइट कितनी है, मतलब एंट्रेंस, जो हमने एंट्रेंस बनाया सेक्शन 11 पे, ये कितना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम Z1 से. Z1 क्या है? हाइट ऑफ द ओपनिंग जो हमारी है एट सेक्शन 11. सेक्शन 11 पे कितनी हमारी ओपनिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो सिमिलरली सेक्शन 2 पे भी यही सारी क्वालिटीज़ होंगी, यही सारी चीज़ें होंगी. तो हमने क्या कर लिया, U2 स्मॉल v2, P2 V2 एंड Z2 रिप्रेजेंट्स द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़. ठीक है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ फिर से एक और बार, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा.
तो आप ये समझ जाना कि U2 V2 P2 V2 क्या करस्पॉन्डिंग इनकी क्वांटिटीज़ हैं एट सेक्शन 2 पे। इस 2 पे जब ये आउटलेट आ रहा है, देखो अब देखो इस डायग्राम को समझो कि देखो पहले फ्लो होगा वाटर का, या फिर सपोज हमने वाटर एग्जांपल ले लेते चलो वाटर का। तो सबसे पहले वाटर यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा, तो भरेगा भरेगा भरेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ वाटर लीव करेगा। उस टाइम पे कुछ चीज़ें हम इक्वल कर देंगे और कुछ चीज़ें हम इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलते हैं बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हुआ वो। तो अब क्या है, हमको इस इक्वेशन को डराइव करने के लिए दो कंजर्वेशंस पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ मास का कंजर्वेशन। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम dm1 अपॉन dt माइनस dm2 अपॉन dt इज इक्वल टू dmcv, जो अंदर का वो है मास, उसके बराबर हो जाएंगे जो हमारे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं dm1 dt और dm2 dt को, वो किसके बराबर है, जो हमारा जो मास है लिक्विड का, जैसे हमने वाटर लेता है वो वाटर का मास इनसाइड इसके अंदर। ठीक है, तो उसका समय। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरी चीज़ होनी चाहिए हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या, हमको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी के लिए जितनी भी एजम्पशन हमने ले रखे हैं उन सब का एक तरफ सम और दूसरी तरफ सम, उन दोनों को इक्वल कर देंगे। अब देखो करते कैसे, dm1 अपॉन dt कितना मास, सबसे पहले हमारा एक एक करके बढ़ते हैं। मास सबसे पहले हमने मास बनाया था, तो मास कितना फ्लो हो रहा है। अब उस मास का क्या क्या चीज़ें हैं, उस मास की इंटरनल एनर्जी किसका है, मास का ही तो है। तो u1 प्लस p1v1, ये प्रेशर और वॉल्यूम किसका है, मास का, प्लस वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मास फ्लो कर रहा है, प्लस gz1, जी है ग्रेविटी, मतलब एक तो होगी हाइट और किस ग्रेविटी तो कांस्टेंट है 9.81 जिसकी वैल्यू होती है। z1 क्या है, हाइट है, कितनी ओपनिंग है, कितनी ओपनिंग से कितना, जैसे ओपनिंग ज़्यादा होगी तो मास एंटर ज़्यादा करेगा, ओपनिंग कम होगी मास कम ओपन होगा। ठीक है, प्लस क्या है, सबसे पहले हमने क्या दे रहे हैं सिस्टम को, हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हीट दी हमने सिस्टम को dq/dt, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम इसको इक्वल रख देंगे सिमिलरली एट सेक्शन 2 जितनी भी वैल्यूज थी dm2 अपॉन dt u2 प्लस p2v2 प्लस हाफ, ये सारी चीज़ें कि कितना एग्जिट में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, इन दोनों को हमने इक्वल कर, तो जैसे कि आप देखिए हमने इक्वेशन 1 इसको मान लिया है del m अपॉन del t माइनस del m2 अपॉन del t इक्वल टू del m cv अपॉन dt। इक्वेशन ही कंजर्वेशन ऑफ मास है। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, ये है कि कितना मास अंदर आ रहा है प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ और कितनी अमाउंट ऑफ हम हीट दे रहे हैं, और कितना अमाउंट ऑफ मास हमारा बाहर जा रहा है प्लस इसकी प्रॉपर्टीज़ माइनस del w अपॉन del t। देखो हमने यहाँ पर माइनस क्यों किया है, माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमको इसको इक्वल करना था, तो यहाँ पर इक्वल, इसको भी इक्वल, इसको इधर प्लस होता है क्योंकि ये हमारा वर्क आउटपुट है, कितना हमको आउटपुट मिल रहा है, तो हम इसको इक्वल टू के इधर लेके आ गए, तो हमने यहाँ पर ये माइनस कर दिया, और ये किसके इक्वल हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी रिप्रेजेंटेड बाई DE अपॉन DT CV। तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा DE अपॉन DT CV। तो मैंने ये ज़ीरो क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि एक स्टेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जितना इनलेट में फ्लो हो रहा है उतना ही आउटलेट में फ्लो होगा, मतलब जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास लीव करेगा। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखें, स्टेटमेंट में अगर हम इसको लिखें तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि एट स्टडी स्टेट, उस स्टेट को क्या बोलेंगे हम, स्टडी स्टेट बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोल सकते हैं।
डी एम सी वी अपॉन डी टी ज़ीरो हो जाएगा और डी ई सी वी अपॉन डी टी ज़ीरो हो जाएगा। एनर्जी और मास अंदर क्या हो जाएंगे, सब्सटेंस के सिस्टम के ज़ीरो हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो हमारी 2 थी उनमें फ़र्क आएगा। तो इक्वेशन 1 में क्या फ़र्क है, देखो इक्वेशन 1 से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा डी एम वन अपॉन डी टी, ठीक है, डी एम वन अपॉन डी टी कैप्चर क्यों नहीं कर पा रही है ये। तो जब हमने इन दोनों को ज़ीरो रखा तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो क्या आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा डी एम वन अपॉन डी टी इज माइनस डी एम टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एम वन डी टी इज इक्वल टू डी एम टू अपॉन डी टी। सिमिलरली इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके कारण, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी हमारी इक्वेशन, डी एम वन अपॉन डी टी, सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ यू वन प्लस पी वन वी वन प्लस हाफ वी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस डेल क्यू अपॉन डेल टी माइनस डेल एम टू डी एम टू अपॉन डी टी यू टू प्लस पी टू वी टू प्लस हाफ वी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं, आप मतलब बहुत करीब हो इक्वेशन, वो जो मेन इक्वेशन होती है एस एफ ई, उसके बहुत करीब हो। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो क्या है, जो ये टर्म है यू वन प्लस पी वन वी वन, इसको बोलते हैं हम एच, इसको बोलते हैं एच। एच इज़ द एंट्रोपी। यू वन प्लस पी वन वी वन इसको बोलते हैं एच। तो इसको एच वन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतने बड़ा लिखने से छोटा लिख लेता हूँ एक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एम वन अपॉन डी टी एच वन प्लस हाफ वी वन टू प्लस जी जेड वन प्लस डेल क्यू अपॉन डेल टी माइनस डी एम टू अपॉन डी टी एच टू प्लस हाफ वी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमको पता है कि डी एम वन और डी एम टू क्या है, दोनों बराबर है। तो लेट अस सपोज इसको हम ले लेते हैं कि डी एम वन इक्वल टू डी एम टू इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर पे चेंजेस कर देते हैं, डी एम अपॉन डी टी बोल लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी, और जो ये टर्म है क्या हो जाएंगी, ये जो टर्म्स हैं ये हो जाएंगी एच टू प्लस हाफ वी टू का स्क्वायर प्लस जी जेड टू माइनस एच वन प्लस हाफ वी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है। तो जो हमने ये लिखा है, यही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं अपनी, एस एफ ई ई, दैट इज स्टडी फ्लो। तो उसी को बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। हमने किसके टर्म पे ले रखा है, टाइम के टर्म पे ले रखा है, ठीक है। अगर हमको इसको मास के टर्म पे लेना है तो हम मास के टर्म पे भी ले सकते हैं, डिवाइडिंग, उसके लिए क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ डी एम अपॉन डी टी। अगर हम डी एम अपॉन डी टी के टर्म में दोनों को, सबको, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल क्यू अपॉन डेल एम माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डी एम इज इक्वल टू, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट होने की वजह से हो जाएगा एच टू प्लस हाफ वी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू माइनस एच वन प्लस हाफ वी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन। तो ये इन टर्म्स ऑफ मास आ गई। तो
न्यूमेरिकल में अगर हमको मास के टर्म में दिया होगा न्यूमेरिकल, तो हम ये नीचे वाला लगा सकते हैं, नीचे वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। और हमको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है तो हम ऊपर वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। वैसे मेन ऊपर वाली इक्वेशन होती है टाइम डिपेंडेंट होती है, और ये मास डिपेंडेंट होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ऐसे में बहुत सारे और कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने कहा था, मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ों का अगर आपको डाउट हो, मैकेनिकल में नहीं किसी भी चीज़ में आपको अगर डाउट हो, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आप बस बताइए, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको सारे उसका एक वीडियो बना के दे दूंगा जो भी आपको डाउट होगा इस टॉपिक का। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ आया, लगा कि मैं समझा पाया आपको, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो उसी को बोलता